Good morning, friends. My name is Chitrakan Singh, and today we are going to see a topic which is very important: National Policy on Biofuels 2018. This is the overview of the topic. First, we will talk about World Biofuel Day. Then we will look into the need for biofuels. Then we will see the national policy on biofuels, which has been released by the government recently. Then we will look into the raw material which is to be used for the production of ethanol. Then we will see advantages of biofuels. Next, we will look into a very interesting digital platform which has been launched by the government for biofuels. Then what are the targets and the plans of the government regarding this policy? And then we will conclude the lesson. So now we will start. First is World Biofuel Day. This day is observed on 10th of August of every year. And in our country, Ministry of Petroleum and Natural Gas has been celebrating or observing this day for the last 3 years. The importance of this day is to create awareness about the importance of non-fossil fuels. And it is an alternative to conventional fossil fuels. अब इसको समझते हैं. वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो है वो 10 अगस्त को हर साल मनाया जाता है और हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस पिछले 3 सालों से इसको मनाती है. इसका पर्पस जो है वो है कि लोगों के अंदर जागरूकता लाना अबाउट नॉन फॉसिल फ्यूल्स. इट मीन्स लाइक फॉसिल फ्यूल्स जो डिप्लीटिंग होते हैं लाइक पेट्रोल, उनके अलावा जो फ्यूल्स होते हैं जो रिन्यूएबल कहते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होती हैं उनको हम नॉन फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं. तो उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना एंड ऑल्टरनेटिव प्रोड्यूस करना कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स का, जो कि अब धीरे धीरे डिप्लीशन की ओर जा रहे हैं. So this is all about World Biofuel Day. Next, अब सवाल आता है मन में कि what is the need for biofuels, कि biofuels की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों सब लोग सारी कंट्रीज बायोफ्यूल्स की तरफ अब शिफ्ट हो रहे हैं या फिर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. तो फर्स्ट इसका जो कॉज है वो है कि कन्वेंशनल और फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, नॉन रिन्यूएबल एंड पॉल्यूटिंग. जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज हैं जैसे पेट्रोल हैं एंड सो लाइक दे आर लिमिटेड, मतलब वो लिमिटेड क्वांटिटी में हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर और उनको आप रिन्यू नहीं कर सकते. मतलब वंस दे आर यूज्ड, दे आर फिनिश्ड, दे आर ओवर. एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दे पॉल्यूट द एनवायरमेंट विच इज वेरी हार्मफुल. सेकेंड पॉइंट फिर इसमें आता है कि क्रूड ऑयल प्राइस हैज बीन फ्लक्चुएटिंग इन द वर्ल्ड मार्केट. हम सब लोग देख रहे हैं कि अब जो ऑयल प्राइसेस हैं वर्ल्ड लेवल पे वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं एंड इट्स लाइक अभी जो मार्केट का रेट है इट्स गोइंग अबव $100 पर बैरल. सो वो बहुत कॉस्टली हो जाता है और उससे क्या होता है, जब फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है तो उसकी सर्टेनिटी इतनी नहीं रहती. मतलब ये नहीं पता चलता कि कब हमें मतलब प्रॉब्लम हो जाए, कब हमें वो ऑयल मिल पाए या ना मिल पाए. एंड थर्ड इज कि हमारे देश में जो क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो केवल 23% है जितनी डिमांड है उससे. तो इट मीन्स दैट कि रेस्ट जो आपका 77% है वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री से. सो वही थर्ड पॉइंट है, डोमेस्टिक क्रूड ऑयल मीट्स अबाउट 23% ऑफ द डिमांड, द रेस्ट इज इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज. सो ये 3 मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लोग बायोफ्यूल्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. अब हम बात करते हैं पॉलिसी की जो अभी गवर्नमेंट ने रिलीज की है, विच इज कॉल्ड एज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स. इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट ऑन 16th of May 2018. अभी यूनियन गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दिया है 16 मई 2018 में. It expands the scope of raw material for ethanol production. अब हम फीचर्स देख लेते हैं कि इस बायोफ्यूल्स पॉलिसी में फीचर्स क्या हैं.
तो जो रॉ मटेरियल है वो उसका स्कोप बढ़ाया गया है, यानी कि और जो पहले जो चीज़ें थी उसमें कुछ और चीज़ें ऐड की गई हैं जिससे कि अब इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जा सकेगा। यूज ऑफ सरप्लस फूड ग्रेन्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल फॉर ब्लेंडिंग विद पेट्रोल। अब जैसे जो सरप्लस फार्मर्स जो होते हैं वो फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं, तो जो उनका एक्स्ट्रा फूड ग्रेन है, जो सरप्लस फूड ग्रेन है, जो मार्केट में नहीं बिक पाता, उसको भी अब हम प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि फार्मर्स का जो एक्स्ट्रा फूड ग्रेन होगा वो वेस्ट में नहीं जाएगा, वो वेस्ट नहीं होगा और उसको उसका फायदा हो जाएगा फार्मर्स को, और उसको हम पेट्रोल के साथ ब्लेंड करके हम उसको एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। सेटिंग अप ऑफ सप्लाई चेन मैकेनिज्म फॉर बायोडीजल प्रोडक्शन। थर्ड जो इंपॉर्टेंट इसका पॉलिसी का इनिशिएटिव फीचर है वो है कि सप्लाई चेन मैकेनिज्म जो है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। मतलब फ्रंट एंड और बैक एंड का जो बीच में जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिससे कि जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत स्मूथ रहे। एंड फोर्थ पॉइंट इज कैटेगराइजेशन ऑफ बायोफ्यूल्स एज बेसिक बायोफ्यूल्स, लाइक एग्जाम्पल है बायोइथेनॉल एंड बायोडीजल, एंड एडवांस बायोफ्यूल्स, उसका एग्जाम्पल है इथेनॉल एंड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। फिर हमने कैटेगराइज किया है इस पॉलिसी में बायोफ्यूल्स को दो तरह से। फर्स्ट इज बेसिक बायोफ्यूल्स, जिसके एग्जाम्पल्स हैं बायोइथेनॉल एंड बायोडीजल, एंड सेकेंड इज एडवांस बायोफ्यूल्स, जिसका एग्जाम्पल है इथेनॉल एंड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। सो अब अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, सो वी आर मूविंग इन द सेकेंड स्टेज ऑफ बायोफ्यूल्स, लाइक एडवांस स्टेज ऑफ बायोफ्यूल्स। तो अब हम कंसंट्रेशन हमारा किस पे है, इथेनॉल एंड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट पे हमारा कंसंट्रेशन ज्यादा है। नाउ we'll see about raw material to be used for production of ethanol, कि रॉ मटेरियल क्या क्या यूज कर सकते हैं इथेनॉल के प्रोडक्शन में, उसको देख लेते हैं। फर्स्ट इज शुगर केन जूस, गन्ने के रस को हम यूज कर सकते हैं। सेकेंड इज शुगर कंटेनिंग मटेरियल्स लाइक शुगर बीट, ये भी एक वन ऑफ द रॉ मटेरियल है। थर्ड इज स्टार्च कंटेनिंग मटेरियल्स लाइक कॉर्न, मतलब मक्के को भी हम एक तरह से यूज कर सकते हैं। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है डैमेज्ड फूड ग्रेन्स लाइक व्हीट, ब्रोकन राइस, रोटन पोटैटोज विच इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। मतलब जैसे जो मान लीजिए कि गेहूं है या फिर चावल है, तो वो मान लीजिए उसका जो ग्रेन होता है वो उसका दाना टूट गया, तो वो कंजप्शन के लिए नहीं जा पाता मार्केट में, उसको कोई खरीदता नहीं है, तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए आलू हैं आपके, वो सड़ गए, पोटैटो जो है वो सड़ गए, तो उनको भी हम यूज कर सकते हैं। जो ह्यूमन कंजप्शन से के लिए नहीं है उस सामान को हम यूज कर सकते हैं। तो एक तरह से वेस्टेज को हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये बेसिकली पॉलिसी के अंदर रॉ मटेरियल्स को वाइड किया गया है स्कोप को, और अब ये रॉ मटेरियल्स यूज करके हम इथेनॉल को प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ बायोफ्यूल्स, कि बायोफ्यूल्स यूज कर रहे हैं तो अब उसके एडवांटेजेस क्या हैं, मतलब उसके फायदे क्या हैं। तो उसमें फर्स्ट है रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स ऑफ ऑयल फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। जैसे कि अभी हमने पिछली वाली स्टार्टिंग वाली स्लाइड में देखा था कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो फॉरेन कंट्रीज पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारा जो अपना प्रोडक्शन है वो केवल 23% है, रेस्ट 77% वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम अदर फॉरेन कंट्रीज। तो अगर हम अपने यहाँ ही प्रोडक्शन कर पाएंगे बायोफ्यूल का, सो हमारा जो डिपेंडेंसी है, जो हम दूसरे देशों के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, तो वो डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम होती जाएगी। सेकेंड इज क्लीनर एनवायरनमेंट, मतलब जो एनवायरनमेंट को हार्म होता है, जो अभी जो पेट्रोल और इनकी बर्निंग से जो एमिशंस निकलते हैं, कार्बन एमिशंस, उससे जो हार्म होता है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाएगा। तो हमें एक साफ वातावरण मिलेगा बायोफ्यूल्स के यूज करने से, क्योंकि बायोफ्यूल्स में जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं दैट इज बायोमास, जो कि एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होता। थर्ड इज हेल्थ बेनिफिट्स, इसके फिर बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अब जैसे जब पॉल्यूटिंग नहीं, एनवायरनमेंट पॉल्यूटिंग नहीं होगा तो क्या होगा कि जो लोग हैं वो भी स्वस्थ रहेंगे, उनको भी बीमारियां कम होंगी, तो कहीं ना कहीं ये ह्यूमन हेल्थ की को भी बहुत बेनिफिट करेगा। फोर्थ है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू है आज की डेट में हमारे कंट्री के लिए, और हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी सिटीज में इतना ज्यादा सॉलिड वेस्ट का सेग्रीगेशन हो जाता है कि कूड़ों का ढेर लग रहा है। मतलब अगर आप दिल्ली की में बात करें तो वो कूड़ों का जो ढेर लग रहा है वो कहीं ना कहीं अगर कन्वर्ट हो जाएगा कल को बायोफ्यूल के अंदर,
तो उसको मैनेज करने में आसानी होगी, और उससे क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें हमें मतलब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी, बीमारियां कम फैलेंगी, गंदगी कम होगी। तो ये उसको भी हम कन्वर्ट करने के लिए इसका एडवांटेज है उसमें। देन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन रूरल एरियाज। अब जैसे कि पॉलिसी में बात की गई है कि रिफाइनरीज न्यू क्रिएट की जाएंगी, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, और वो भी रूरल एरियाज में। सो इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट होगा रूरल एरियाज में। जब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट होगा, तो हम सब समझते हैं कि फिर क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, तो एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिलेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आ गया एडवांटेजेस में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कि इससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा वो भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट है एडिशनल इनकम टू फार्मर्स। बेसिकली ये जो पॉलिसी है, इसमें एक जो यूनियन गवर्नमेंट का कहना है कि जो नेशनल जो इनकम है फार्मर्स की, इट हैज़ टू बी डबल्ड बाय द ईयर 2022। तो उसको भी ये पॉलिसी कहीं ना कहीं सप्लीमेंट करती है, उसको भी कहीं ना कहीं पॉलिसी हेल्प करती है कि फार्मर्स के लिए एडिशनल इनकम हो जाएगी। वो कैसे कि जो उनका पहले सरप्लस बचता था वो उनको वेस्ट की फॉर्म में उनको नहीं काम आ पाता था, वो वेस्ट हो जाता था, उनका कोई लेने को तैयार नहीं होता था, गवर्नमेंट एजेंसी नहीं लेती थी, कोई नहीं लेता था। अब क्या है कि जो उनका सरप्लस बचेगा उसको वो बायोफ्यूल्स के लिए सेल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, उनको उनका वेस्टेज भी नहीं होगा और उनको एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट होगी, जिससे कि उनकी वेलबींग होगी और देश, हमारी कंट्री का प्रोग्रेस होगा इस तरह से। तो ये बहुत सारी एडवांटेजेस हैं बायोफ्यूल्स की। अब जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट इज परसुइंग अ प्रोग्राम ऑफ डिजिटल इंडिया मिशन, तो उसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है फॉर बायोफ्यूल्स पॉलिसी। उस प्लेटफॉर्म का नाम है परिवेश, जो कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। परिवेश की फुल फॉर्म अगर देखें तो इट है प्रोएक्टिव एंड रेस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव एंड वर्चुअस एनवायरमेंट सिंगल विंडो हब। इट मीन्स कि एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पे सिंगल विंडो, मतलब एक ही वेबसाइट पे आप सारी चीजें देख सकते हैं बायोफ्यूल से रिलेटेड। कुछ भी आपको मतलब क्वेश्चनिंग है, कुछ भी आपको डाउट्स हैं, वो सब आप उस पर क्वेरी कर सकते हैं, और भी सारी चीजें जो भी होगा, मतलब वो इंटरेक्टिव एक तरह से वेबसाइट बनाई जाएगी या बनाई गई है, जिसपे आप अपनी सारी क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश करने में, दैट इज क्लियरेंसेस बाय द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस फॉर फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज विल बी डन इजिली। मतलब मान लीजिए कि प्रोजेक्ट जो है वो रुके ना, इसके लिए जो एनवायरमेंट की तरफ से जो क्लियरेंसेस मिलते हैं वो बहुत जल्दी मिल जाएंगे, और आपके जो हमारे क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज हैं उनको भी हम इजिली रिजॉल्व कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ये एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अब हम देखते हैं कि प्लान्स एंड टारगेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ने जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी लॉन्च की है, इसका क्या टारगेट्स है, मतलब गवर्नमेंट का क्या विजन है, क्या सोच के चल रही है गवर्नमेंट। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि क्लियरेंस गिवन टू द फर्स्ट प्रोजेक्ट बिल्ड इन उड़ीसा वाया परिवेश। अभी जब प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है इस नेशनल बायोफ्यूल्स पॉलिसी को, तो उन्होंने उसी दिन फर्स्ट प्रोजेक्ट जो उड़ीसा में बनने वाला है, उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, परिवेश के थ्रू क्लियरेंस दे दिया अपना। सेकेंड इज सेटिंग अप ऑफ 12 मॉडर्न बायोफ्यूल रिफाइनरीज अक्रॉस द कंट्री। अब बायोफ्यूल प्रोडक्शन करने के लिए रिफाइनरीज बनानी पड़ेंगी, तो 12 रिफाइनरीज बनाने का प्रस्ताव गवर्नमेंट ने किया है अलग अलग देश के हिस्सों में। थर्ड इज नियरली 1.5 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विल बी जनरेटेड इन द नियर बाय फ्यूचर। मतलब गवर्नमेंट का एक एस्टिमेट है कि अराउंड 1.5 लाख लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट की जाएंगी आने वाले टाइम में। फोर्थ पॉइंट इज टारगेट टू सेव ₹12,000 crores in the next 4 years by the use of ethanol। तो अब ये कैसे है कि 12,000 करोड़ बचेंगे हमारे अगले 4 सालों में अगर हम इथेनॉल का प्रोडक्शन यूज मतलब करते हैं। तो वो इसलिए कि जैसे जैसे इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ेगा, वैसे वैसे जो ऑयल की डिमांड है फॉरेन कंट्रीज से, ऑयल इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं वो धीरे धीरे घटता जाएगा। तो अगर जब वो घटता जाएगा तो जो फॉरेन एक्सचेंज हमारा जाता था, जो फॉरेन कंट्रीज को हम देते थे पैसा उनसे तेल लेने के उसमें एवज में, तो वो हमारा पैसा बच रहा है। तो एक रफली कैलकुलेशन की गई है कि अगले 4 सालों में 12,000 करोड़ रुपए हमारे कंट्री का बच जाएगा।
सो ये हैं प्लान्स एंड टारगेट्स ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग दिस बायोफ्यूल पॉलिसी. नाउ विल टॉक अबाउट कंक्लूजन, मतलब कैसे अब आगे हम प्रोसीड करने वाले हैं, गवर्नमेंट कैसे प्रोसीड करने वाली है, एंड व्हाट हैज टू बी द रोल ऑफ एवरी सिटीजन और एवरी स्टेट ऑफ द कंट्री. तो इसमें बहुत जरूरी है कि फर्स्ट पॉइंट है रोल एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेट्स इज क्रूशियल. बहुत जरूरी है कि जो सारे स्टेट्स हैं इंडिया के वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए. तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी तो लॉन्च हो गई सेंट्रल लेवल पे, अब हर एक स्टेट अपने स्टेट लेवल पे एक पॉलिसी लॉन्च करेगा या एक कमिटी बनाएगा बेसिकली, और उस कमिटी के थ्रू ये परस्यू करेंगे इस बायोफ्यूल पॉलिसी को. देन कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स बिटवीन एजेंसीज सच एज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट्स, यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस. जो अलग अलग एजेंसीज हैं जो काम करती हैं देश में, जो एस्टेब्लिश्ड हैं, लाइक पंचायती राज हमारा हो गया लोकल गवर्नमेंट की फॉर्म में, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट हो गया, फॉरेस्ट रिलेटेड यूनिवर्सिटीज हो गई जहां पे रिसर्च हो रही है, एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस. इन सबको मिलके काम करना पड़ेगा अगर हमें ये नेशनल पॉलिसी को सक्सेसफुल बनाना है. तो बहुत जरूरी है कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रहे. थर्ड इज क्रिएशन ऑफ नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर वुड आल्सो हैव टू बी facilitated to support biofuel projects across the entire value chain. अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है जिससे कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये मतलब हकीकत में आ पाएं और जो पूरा वैल्यू चेन है उसको सपोर्ट कर पाएं. सो बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी और नेसेसरी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाएं जिससे कि स्मूथ फंक्शनिंग हो पाए और हम बायोफ्यूल पॉलिसी को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाएं. Thank you so much for listening. Now I will come with another slide.